प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आप भी 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे हैं तो आज के क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस जो आपका है जिसे राजनीति शास्त्र कहते हैं, तो राजनीति शास्त्र का मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 100% करेक्ट आपका आंसर बताने वाले हैं। और आप लोग मिला करके चेक कर लीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पार्टी। तो आपका किसी भी सेट कोई भी सेट हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे 100% परफेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आप अपना आंसर को चेक करना तो आपका 100% मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आंसर बता देंगे। तो आप इससे चेक करके आप यहाँ पे अपने आप को देख सकते हैं कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव में सही हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो चलिएगा जी, हमारे पास पॉलिटिकल साइंस का पेपर है जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला आज का क्लास। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। तो चलिएगा जी, सबसे पहला यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हमारे पास दिया गया है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने शिमला समझौता पर हस्तांतरण किया। क्या किस भारतीय प्रधानमंत्री ने शिमला समझौता पर हस्तांतरण किया था? तो इसका सही आंसर को ऑप्शन नंबर सी को लगा दीजिएगा, इंदिरा गांधी ने। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से ऑप्शन नंबर सी को आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे करते चलिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 2 नंबर में, तो यहाँ पे सिंपल सा है बाबू कि ताशकंद समझौता का हस्तांतरण कब हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो ताशकंद समझौता जो हुआ था 1966 में हुआ था। इसको मार लीजिएगा 1966, आपका बिल्कुल सही होगा। और इसी तरह से आप लगाते चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास 3 नंबर का यहाँ पे दिया जाएगा। तो 3 नंबर का जो आपके पास प्रश्न यहाँ पे है दिया गया कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा दिए हैं। तो भारत चीन युद्ध जो हुआ था 1962 में हुआ था, हर एक बच्चा जानता है। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल लगाते चलिएगा। और सभी का सभी मेरे प्यारे बच्चों 100% करेक्ट आंसर है, आपका एक भी आंसर गलत नहीं होगा। और 4 नंबर में आप बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि सार्क का मुख्यालय कहां है जी। तो सार्क जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग आपको पता होना चाहिए कि सार्क का मुख्यालय कहां है, काठमांडू है। ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे बिल्कुल सही कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको 100% बिल्कुल सही आंसर बताया जा रहा है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी सभी का सभी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है, मेरे द्वारा मेहनत करवाया गया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और चलिएगा जी, आप लगाते चलिएगा 6 नंबर में आपका यहाँ पे क्या है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे मेरे प्यारे बच्चों। आपको पता होना चाहिए कि भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कौन थे जी, सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका भी सॉल्यूशन करवाए थे। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लगाते चलिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप एक भी क्वेश्चन ऐसा मतलब कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों जिसका हम सॉल्यूशन नहीं करवाए हैं। और 7 नंबर में आप यहाँ पे बताइएगा जी कि आसियान में कितने सदस्य देश है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 10 आप लोग सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी, जितने भी बच्चे होंगे सब ऑप्शन नंबर डी को मारिएगा। और आपका ऑप्शन नंबर डी है बाबू, तो बिल्कुल सही है। चलिएगा आप इसी तरह से बताइएगा 8 नंबर में आप यहाँ पे प्रश्न है कि भारत के कौन गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, क्या भारत के कौन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर आप लोग क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा, मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न आपके पास है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी को लगाते चलिएगा। और सभी का सभी बाबू आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला और पूरा का पूरा आपका आंसर की है। और उसके बाद आप मिलाते चलिएगा 10 नंबर में जी। तो 10 नंबर में सिंपल सा है कि DAK किस राज्य का क्षेत्रीय दल है मेरे प्यारे बच्चों। तो यह जो क्षेत्रीय दल है कहाँ का है? तमिलनाडु का क्षेत्रीय दल है। सभी का सभी आपका बिल्कुल सही होगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला जो क्वेश्चन आपके पास 11 नंबर का दिया गया, इसका सिंपल आंसर है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग इसका सही आंसर क्या मान लीजिएगा, यहाँ पे 44 को बिल्कुल सही कीजिएगा, 44 आपका बिल्कुल सही होगा। तो चलिए उसी तरह से अगला जो 12 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है, तो 12 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सिंपल है, सीधा सा है जी। आपके एग्जाम में इसको सोल्यूशन करवा दिए थे। क्या है कि राज्य चुनाव आयोग किसका कौन चुनाव कराता मेरे प्यारे बच्चों। तो राज्य चुनाव आयोग किसका चुनाव करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग जो होता है ना, पंचायती राज संस्थाएं के चुनाव करवाता है। और इसी तरह से आप लोग ऑप्शन नंबर बी को लगातार टिक करते चलिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 13 नंबर का जो प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया सिंपल है बाबू कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। क्या भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु आपका 35 वर्ष होना चाहिए कम से कम, तभी आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 35 ईयर्स को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके पास दिया गया 14 नंबर का, तो सिंपल है, आप इसका आंसर सभी का सभी सोल्यूशन करवाया गया है मेरे द्वारा कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में निम्नलिखित में से कौन हिस्सा नहीं लेता है। तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कौन हिस्सा नहीं लेता है? तो इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा, विधान परिषद के सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप सही हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए आप उसके बाद अगला जो 15 नंबर का प्रश्न आपके पास दिया गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पे महाभियोग लाने के लिए किस अनुच्छेद की आवश्यकता होती है, तो अनुच्छेद 61 के तहत ऑप्शन नंबर सी बी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है सिंपल है, 16 नंबर का है। तो 16 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे लगाते चलिएगा कि राज्य के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। क्या राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। 12 को आप बिल्कुल टिक कीजिएगा, आपका बिल्कुल सही होगा। तो चलिएगा जी इसी तरह से आप बताइएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है, जितना आंसर सभी का सभी आपका बिल्कुल सही है। और उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है। तो भारतीय जो राष्ट्रपति है ना जी, उस पर महाभियोग कौन लगा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताए ना जी, संसद महाभियोग लगाया जा सकता है, लगा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप करेक्ट कीजिएगा। और जितना क्वेश्चन बता रहा है एग्जाम में पूछा गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी का सभी आपके परीक्षा में लड़ा है और सभी का सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाए हैं। तो चलिएगा जी आप बताइएगा यहाँ पे कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किससे सलाह मांग सकता है। तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है सलाह मांग सकता है, किससे मांग सकता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। आप लोग इसको बिल्कुल सही कीजिएगा। तो टोटल आपका आंसर की हमारे द्वारा बताया जा रहा है। और उसके बाद आपके पास 19 नंबर में प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश को जारी कर सकता है किस अनुच्छेद के द्वारा जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद यहाँ पे 123 के तहत आप लोग इसको बिल्कुल सही कीजिएगा। 20 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा। क्या है, कैबिनेट, यहाँ पे केंद्रीय कैबिनेट के यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 21 नंबर का, तो बाबू सिंपल है, आप लोग बनाते चलिएगा और सभी बच्चे यहाँ पे टिक कर लीजिएगा 21 नंबर में कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। तो राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, तो यहाँ पे 6 ईयर मार दीजिएगा। और 22 नंबर का प्रश्न है कि लोकसभा में बिहार से कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है। तो लोकसभा में बिहार से कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है, तो 40 सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, उसके बाद 23 नंबर का जो प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया, तो 23 नंबर क्वेश्चन को आप लगाते चलिएगा। आपके लिए यहाँ पे दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पार्टी कि राज्यसभा को विशिष्ट शक्ति निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो किस अनुच्छेद में विशेष शक्ति जो दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, तो अनुच्छेद जो है आपका 249 है, आपको इसको सही करना। और 24 नंबर का जो प्रश्न हमारे पास है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद कहाँ नहीं मेरे प्यारे बच्चों, तो विधान परिषद जो नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। सभी का सभी बाबू आपका सही क्वेश्चन है। और आप लोग यहाँ पे लगाते चलिएगा 25 नंबर का जो आपके पास प्रश्न दिया गया, तो 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल है बाबू कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना की जाती है। तो इसका आप लोग सही किए हैं और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 169 को सही कीजिएगा। और यहाँ पे अगला जो आपके पास 26 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि किसी राज्य के विधानसभा का विघटन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा। तो किसी राज्य के विधानसभा का जो अपघटन होगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो होता है, तो यहाँ पे आप लोग इसको सही कर दीजिएगा 174 के अंतर्गत। क्या अनुच्छेद 174 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर जो बी हुआ, आप इसी को लगाते चलिएगा। उसके बाद हमारे पास जो अगला प्रश्न दिया गया है 27 नंबर का कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति किसी राज्य में की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्या राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देती है। तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति देती है, अनुच्छेद 213 देती है। क्या देती है, अनुच्छेद 213 देती है। तो 2 से 13 को आप बिल्कुल अधिक सही किए होंगे, तो आपका सही है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, और अगला क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ पे दिया गया 29 नंबर का, तो मेरे प्यारे प्यारे बाबू क्या है जी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति आयु क्या है, को सॉल्यूशन करवाएं। और हर एक बच्चा जानता है कि 65 वर्ष होता है। क्या होता है, 65 वर्ष होता है। तो आप लोग लगातार यहाँ पे लगाते चलिएगा जी, आपके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। और आप लोग यहाँ पे 62 भी कर सकते हैं। तो चलिए आप दोनों में से कोई भी कीजिएगा, आपका सही होगा। और आप यहाँ पे बताइए कि भारत की यहाँ पे, लेकिन आप 65 ही मारिएगा, ठीक है। तो भारत की न्यायिक समीक्षा अर्थव्यवस्था किस देश से प्रभावित है। तो किस देश से प्रभावित है, आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। यूएसए से प्रभावित है, अमेरिका से प्रभावित है। और उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके पास 31 नंबर का यहाँ पे
दिया गया। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सिंपल से यहाँ पे कहना है ना जी कि भारत में कितने उच्च न्यायालय है। तो भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या के बारे में बात करते हैं तो कुल 25 उच्च न्यायालय है। और उसके बाद 32 नंबर में है कि किसने कहा कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। तो अर्धसंघात्मक है, किसने कहा था कि भारतीय संविधान जो है अर्धसंघात्मक है। तो यह जो कहना था यहाँ पे आइवर जेनिंग्स का कहना था। ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो आपके पास 33 नंबर का जो प्रश्न दिया गया, तो 33 नंबर का प्रश्न को आप लोग यहाँ पे मिला लीजिएगा, बिल्कुल 100% सही आंसर कि संविधान के किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों की मत शक्तियों का वितरण का प्रावधान है। तो केंद्र एवं राज्यों की मत शक्तियों का जो वितरण का प्रावधान होता है किस यहाँ पे अनुसूची में होता है। तो आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके पास है कि रेलवे का विषय किस सूची में रखा गया है। तो रेलवे का जो विषय है किस सूची में रखा जाता है, तो आप लोग यहाँ पे रखिएगा केंद्र सूची में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। तो तमाम प्रश्न बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका सोल्यूशन हम करवा दिए हैं, मतलब इसको आप बताए थे हम। और आप बताइएगा कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। तो संघ सूची के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 97 विषय हैं। और आपके पास अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। तो भारत में जो आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं 3 प्रकार के आपातकाल को घोषणा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी को आदि आप किए हैं सही, तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो अगला 37 नंबर का प्रश्न दिया जाएगा, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आप बताइएगा कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और उसके साथ ही साथ 38 नंबर का प्रश्न है कि भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्राप्त है। तो भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट संख्या जो है संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास अगला जो यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि राज्य के लिए आवश्यक कितने तत्व हैं। तो राज्य के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या के बारे में बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे 4 तत्व आवश्यक होते हैं, 4 कीजिएगा। और 40 नंबर में आप बताइएगा कि किस राज्य से पृथक होकर तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया है। तो तेलंगाना किससे अलग होकर के एक अलग यहाँ पे राज्य बना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो तेलंगाना जो है ना जी आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक खुद अपना राज्य बन गया है। और उसके साथ ही साथ हमारे पास 41 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आप बताने का प्रयास कीजिएगा जी। सिंपल है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुई थी, आप लोग क्या कीजिए 9 दिसंबर 1946 को सही कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। और 42 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है। तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूची की संख्या के बारे में बात करते हैं तो कुल कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची है। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को टिक किए होंगे तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो चलिए 43 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में बात करते हैं तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। उसके बाद 44 नंबर का प्रश्न है कि किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। इसका सोल्यूशन हम करवाए हैं और इसका जो सही आंसर होगा किसका कहना था। तो इसका यहाँ पे जो कहना था ना प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स का कहना था। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों जो सोल्यूशन करवाए हैं उसी से टकराया है एग्जाम में, परीक्षा में क्वेश्चन टकराया है। और आप यहाँ पे बताइएगा 45 नंबर का कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है। तो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो 42वां संविधान संशोधन। और उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न है कि भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे। तो भारत के जो मूल्य संविधान थे ना जी उसमें कुल कितने 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। ऑप्शन नंबर सी जो बच्चा किए होंगे सही उसका बिल्कुल सही होगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास 47 नंबर का जो दिया गया सिंपल है बाबू कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया है। तो भारतीय संविधान को हम लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। और उसके बाद अगला जो यहाँ पे है कि भारत में लोकसभा का प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो भारत में लोकसभा का जो प्रथम चुनाव हुआ है तो किस वर्ष हुआ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर आप लोग कीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, ये मतलब कि यहाँ पे 51 से 52 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो आपके पास प्रश्न दिया गया 49 नंबर का, तो 49 नंबर को आप मिलाते चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और आपके लिए महत्वपूर्ण है क्या है जी कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका सोल्यूशन
हम करवाए हैं बच्चों, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके पास दिया गया 50 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है? तो कम्युनिस्ट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर, जितने बच्चे डी मारे हैं बाबू सभी का बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद 51 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, कि संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 356 को सही कीजिएगा, 356 कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद अगला है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद निम्न में से कौन से हैं? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 75 है। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों जितना आंसर बता रहे हैं 100% करेक्ट आंसर है, और आप लोग मिला करके अंत में बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और आप यहाँ पे बताइए कि किसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है? तो मंत्री परिषद की नियुक्ति मतलब किसकी अनुशंसा पर करता है राष्ट्रपति? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद बताइएगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मेरे प्यारे बच्चों आपको हर समय बताएं कि नीति आयोग जो होते हैं ना जी, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका सॉल्यूशन भी करवाए थे, तो ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही करते चलिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारे पास 55 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया, सिंपल है बाबू, सीधा सा है कि भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो भारत में जो मंत्री परिषद होते हैं सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यह जो उत्तरदायी होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? और थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे हम भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर कितना मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, तो 55 में बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न है कि संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संसद की संयुक्त बैठक जो है ना जी, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा, आप इसको बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास जो अगला है 57 नंबर का प्रश्न दिया गया बाबू, बहुत ही ज्यादा स्पेशल एग्जाम में पूछा गया है। क्या है यहाँ पे 57 नंबर का है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक विलंब कर सकता है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तो कितने दिन तक विलंब कर सकता है? तो 57 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा 14 दिन। आप बिल्कुल सही कीजिएगा। जितने बच्चे यहाँ पे मारे होंगे सबका सही है। और आप बताइएगा कि निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री के लिए विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो कहां लाया जा सकता है? तो लोकसभा में लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से सी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हमारे पास अगला जो 59 नंबर का प्रश्न दिया गया है बाबू, सिंपल है जी। यहाँ पे 59 नंबर में कि 18वीं लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो 18वीं लोकसभा चुनाव में जो किस दल को बहुमत मिला था, तो इसका जो सही आंसर आप लोग क्या कर लीजिएगा, किसी को नहीं मिला था वो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे है कि लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का जो विघटन कर सकता है राष्ट्रपति कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। आप जितने बच्चे सही किए सबका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हमारे पास जो अगला जो प्रश्न दिया गया 61 नंबर का कि भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहां से लिया गया? तो यह जो लिया गया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा, ठीक है। कनाडा मार लीजिएगा। और आप बताइएगा कि स्थानीय स्वशासन का विषय किस सूची में आता है? तो स्थानीय स्वशासन का जो विषय होता है किस सूची में आता है? राज्य सूची में आता है। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जितने भी बच्चे आंसर यहाँ पे ठीक कर रहे हैं तो सभी लोग अपना पेशेंस बना करके रखिएगा और बताइएगा कि भारत में नगरीय प्रशासन की स्थापना किस वायसराय ने की? तो भारत में नगरीय प्रशासन की स्थापना जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था? किस वायसराय के द्वारा? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा, लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो आप बताइएगा कि नया पंचायती राज किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित है? तो नया पंचायती राज जो किस कमेटी की सिफारिश पे आधारित है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर को अशोक मेहता कमेटी के। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही किए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपका सही आंसर है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 65 नंबर का, तो 65 नंबर प्रश्न में आप यहाँ पे बताइएगा कि 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1993 में लागू हुआ था। और आप यहाँ पे बताइएगा 66 नंबर में कि भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई है? तो भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही किए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगला जो
हमारे पास 67 नंबर का जो प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे बच्चों कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो कौन सी अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो इसका जो सही आंसर होगा 12वीं अनुसूची। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न है यहाँ पे कि पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष में होते हैं, तो पंचायत के जो चुनाव होते हैं ना जी कितने वर्ष में होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि 5 वर्षों में पंचायत के चुनाव होते हैं। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। जितने बच्चे सही किए ऑप्शन नंबर बी को सबका सही है। और उसके बाद अगला जो हमारे पास दिया गया काफी ज्यादा आसान प्रश्न है 69 नंबर का, क्या है, सिंपल है बाबू, आपके एग्जाम के लिए है, यहाँ पे है और आपके एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे बताइएगा, आप मिलान कर लीजिएगा कि आपका सही है कि नहीं है, कि निम्न में से किस देश का संविधान सबसे विशाल है, तो सबसे विशाल संविधान किस देश का है, तो किस देश का सबसे विशाल संविधान है, तो इसका जो सही आंसर होगा कि भारत का संविधान सबसे ज्यादा विशाल है। और आप यहाँ पे बताइएगा कि भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं, तो भारत में जो है अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं, तो कुल 18 आम चुनाव हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो 71 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र किसने कहा, तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र किसने किया था, कहा था एमएन यहाँ पे पाल खिलाओ। ठीक है, उसके बाद अगला जो आपके पास प्रश्न है कि बेरुबरी किस वर्ष आया, बेरुबरी केस किस वर्ष आया, तो बेरुबरी केस जो आया था किस वर्ष आया था, 1960 में आया था। ऑप्शन नंबर डी, जितने बच्चे सही के हैं सभी का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारे पास प्रश्न दिया गया 73 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि निम्नलिखित क्या है जी यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं है, तो आदर्श प्रस्तावना में शामिल कौन सा यहाँ पे नहीं है, तो समृद्धि जो है आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अपराधियों का उन्मूलन किया जाता है, तो अपराधियों का उन्मूलन जो किया जाता है अनुच्छेद 18 के तहत। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, आप इसी को बिल्कुल लगाते चलिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है यहाँ पे 75 नंबर का, तो 75 नंबर में आप बताने का प्रयत्न कीजिएगा और आप मिलाइएगा कि निम्न में कौन सा अनुच्छेद सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, वहां पे अनुच्छेद 29 से 30। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगला जो यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, तो मौलिक अधिकार का उल्लेख जो भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारे पास प्रश्न दिया गया है 77 नंबर का प्रश्न है, सिंपल है बाबू, यहाँ पे आप लोग मिलाइएगा जी कि भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी को कीजिएगा 19 में। और 78 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष यहाँ पे समानता प्रदान करता है, तो कानून के समक्ष समानता को प्रदान करने वाला कौन सा अनुच्छेद है, तो इसका जो सही आंसर होगा अनुच्छेद यहाँ पे 14 सिर्फ हो जाएगा, क्या 14 हो जाएगा। और उसके बाद 79 नंबर का जो प्रश्न आपके पास दिया गया और आपसे पूछा गया था, आप बताइएगा कि वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है। हर बच्चा इसका आंसर सही किए होंगे, तो वर्तमान में भारत में कितने मौलिक कर्तव्य है, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। और उसके बाद 80 नंबर में कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो किस देश से यहाँ पे ली गई थी, तो आप लोग याद रखिएगा अमेरिका से ली गई है, मतलब कि यूएसए से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी, आप जितने बच्चे सही किए होंगे सभी का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद 81 नंबर का जो प्रश्न हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे सिंपल सा बाबू सीधा सा यहाँ पे जो दिया गया 81 नंबर का, तो इसका आंसर आप मिलाइएगा कि भारत में परमाणु परीक्षण सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ, तो भारत में जो जानते हैं परमाणु परीक्षण जो हुआ था तो सर्वप्रथम 1974 में हुआ था, 1974 में और पोखरण में हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा नैम का संस्थापक नहीं है, तो नैम का संस्थापक कौन सा नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग मारिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो 82 नंबर का यहाँ पे यारिस यहाँ पे हो जाएगा अराफात हो जाएगा, क्या अराफात। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद 83 नंबर का जो प्रश्न आपके यहाँ पे दिया गया है काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों की नैम की स्थापना कब हुई। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों नैम की जो स्थापना की गई है जी, तो नैम की स्थापना कब की गई, 1961 में की गई। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल लगाते चलिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा कि नाटो की स्थापना कब हुई, इसका सोल्यूशन हम करवाए थे, तो नाटो की जो स्थापना की गई है 1949 में किया गया है। आपको हमेशा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करवा दिए थे।
ठीक है। उसके बाद अगला जो आपके पास प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 85 नंबर का, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आप यहाँ पे मिलाइएगा कि आप सही किए हैं कि नहीं किए हैं, कि पहली गुट निरपेक्ष बैठक कहाँ हुई है। तो पहली गुट निरपेक्ष बैठक जो की गई थी, कहाँ की गई थी, बेलग्रेड में की गई थी। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई है कब की गई है, 1945 में की गई, 1945। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न 87 नंबर का आपके पास दिया गया है कि सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं, सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य अस्थायी होते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा 5 सदस्य। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा 5 को बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो 88 नंबर का हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है सिंपल है बाबू, कि निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन सा नहीं है, तो भारत नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल आप सही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके पास यहाँ पे 89 नंबर का दिया गया, तो 89 नंबर में आप लोग लगाते ही चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पे बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो मुख्यालय है कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल लगाते चलिएगा जी, न्यूयॉर्क को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो आपके पास 90 नंबर का प्रश्न दिया गया, आप इसका आंसर बताने का प्रयत्न कीजिएगा मेरे भाई, कि अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय का, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतरराष्ट्रीय जो भी न्यायालय होते हैं उनका मुख्यालय हेग है। जो बच्चे मारे होंगे बिल्कुल उनका सही होगा, ठीक है। तो आप बताइएगा तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक जो है लिया गया था किस देश के संविधान से लिया गया था, तो आयरलैंड से लिया गया था। कहाँ, आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही किए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर सही है, ठीक है। तो चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे बताइएगा 100% करेक्ट आंसर 92 नंबर का आपके पास यहाँ पे दिया गया है। सिंपल है बाबू, सीधा सा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार होते हैं उसकी संख्या 6 है। और ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप बताइएगा कि मूल संविधान में अनुच्छेद 31 किस अधिकार से संबंधित है। तो मूल संविधान में अनुच्छेद 31 जो है किस अधिकार से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही कीजिएगा। जितने बच्चे लगाए होंगे बाबू सभी का बिल्कुल सही है। और उसके बाद आपके पास 94 नंबर का यहाँ पे सिंपल सा प्रश्न दिया गया है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या में बात करते हैं तो 23 भाग हैं। उसके बाद अगला जो आपके पास प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने आपातकालीन पर प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है। तो भारतीय संविधान में आपातकाल का जो प्रावधान है कहां से लिया गया था। तो यह जो लिया गया था कहां से लिया गया था, वाइमर जर्मनी से लिया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से डी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों उसके बाद अगला जो आपके पास प्रश्न दिया गया 96 नंबर का, तो आप लोग इसका आंसर मिलाने का प्रयास कीजिएगा। तो आप यहाँ पे बताइएगा कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव संपन्न हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 1946 में। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही करते चलिएगा। और उसके बाद बताइएगा कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित है। तो संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित है। तो भाग 4 है, भाग 4 है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 98 नंबर का जो प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया गया बाबू सिंपल है कि किस अनुच्छेद के द्वारा यहाँ पे गौवध पर प्रतिबंध लगाया गया। तो गौवध पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया गया था। तो अनुच्छेद 45 के तहत। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे बताइएगा 99 नंबर में मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, और आपके एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न मतलब आसान पूछा गया था। तो आप यहाँ पे बताइएगा कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत की व्यवस्था से संबंधित है। तो ग्राम पंचायत की व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो अनुच्छेद 40 है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर का कि भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने चुनाव आयुक्त होते हैं। तो कुल 3 चुनाव आयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों टोटल आपका 100 क्वेश्चंस का आंसर बता दिए हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि आपका हमें पॉलिटिकल साइंस में 50 को सही करना था, तो आपका कितना सही हुआ आप जरूर कमेंट करके हमें बता दीजिएगा ताकि हम कंफर्म हो जाए। तो चलिए